तो चलिए बच्चों अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज ऑफ फोर्थ चैप्टर, दैट इज योर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इसके अंदर देखो ज्यादातर तो क्रॉस के क्वेश्चन आते हैं, छोड़ के आ जाते हैं कई बच्चे क्योंकि उनको क्रॉस समझ नहीं आता। तो सारे क्वेश्चन मैं आपको सामने करके दिखाऊंगा, ठीक है, जो क्रॉस वाले होंगे। अदरवाइज जो लिखने वाला है वो तो मैं आपके लिए किस तरीके से फ्रेम करना है क्वेश्चन, कैसे लिखना है वो लिख के दिखाऊंगा ही, जैसा आप सारी वीडियो में देखते आ रहे हो। तो सर जब सबसे पहले तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन किसके ऊपर है? टेस्ट क्रॉस के ऊपर है। क्या कह रहा है? हाउ डज अ टेस्ट क्रॉस हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द जीनोटाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म, एक्सप्लेन विद क्रॉस। कहना ये चाह रहा है कि जो टेस्ट क्रॉस होता है वो किस तरीके से जीनोटाइप को आइडेंटिफाई करने में हेल्पफुल है। सबसे पहली बात, कभी भी अगर अपने को टेस्ट क्रॉस करवाना होता है तो हमें देखो, एक तो हम टेस्ट क्रॉस कब करवाते हैं याद रखना। कभी भी आपने कोई अगर क्रॉस करवाया और आपको F1 जनरेशन में क्या मिल रहा है, F1 जनरेशन में मिल गया आपको टॉल प्लांट, ठीक है। तो टॉल प्लांट का दो जीनोटाइप होते हैं होने के लिए। देखो टॉल प्लांट कह रहा हूँ, वैसे एनसीईआरटी में टॉल दे रखा है, आप वॉयलेट कलर भी ले सकते हो, ठीक है। वॉयलेट कलर या कुछ भी डोमिनेंट कैरेक्टर कोई सा भी ले लो, उसके दो कंपोनेंट बनते हैं, या तो एक हेट्रोजाइगस बनेगा, एक होमोजाइगस बनेगा। हेट्रोजाइगस में मैंने वॉयलेट प्लांट लिया है, देखो हेट्रोजाइगस में कैपिटल डब्ल्यू हो सकता है और कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू हो सकता है। तो हमें पता क्या चलेगा कि जो वॉयलेट प्लांट आया है F1 जनरेशन में वो ये कैपिटल वाला है या फिर ये स्मॉल वाला है। तो इसको पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, टेस्ट क्रॉस करते हैं, जिसके अंदर हम किसके साथ क्रॉस करवाते हैं, रिसेसिव प्लांट के साथ क्रॉस कराते हैं। याद रखना हमेशा डोमिनेंट वाले को रिसेसिव के साथ क्या कराया जाता है, क्रॉस कराया जाता है। तो इसके दो केस बनते हैं। पहले केस में अपन क्या करते हैं, इस बड़े वाले को कैपिटल डब्ल्यू को क्रॉस कराते हैं रिसेसिव के साथ। तो देखो केस वन आपको देखो आपके पास क्या है, डोमिनेंट है, डोमिनेंट वॉयलेट है कैपिटल डब्ल्यू एंड इसको क्रॉस करवाते हैं अपन रिसेसिव के साथ स्मॉल डब्ल्यू के साथ। तो ये गैमेट देगा, देखो भाई गैमेट बनाने हैं अपने को, तो ये दे सकता है कैपिटल डब्ल्यू और ये देगा आपको स्मॉल डब्ल्यू। क्या करेंगे, परनेट स्क्वायर बनाएंगे, परनेट स्क्वायर बनाओगे देन यहां पर मान लो किसी भी एक तरफ आप ऐसे कर लो, चलो परनेट स्क्वायर ये वाला मत बनाओ, ऐसे बना लो। यहां पर मान लो मैंने कैपिटल डब्ल्यू और कैपिटल डब्ल्यू रखा, देन इस तरफ हमने स्मॉल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू को रखा, ठीक है भाई। जब आप क्रॉस करवाओगे तो आपको क्या मिलेगा, कैपिटल डब्ल्यू के साथ स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल स्मॉल, कैपिटल स्मॉल, कैपिटल स्मॉल और कैपिटल स्मॉल। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे सारे के सारे कैसे हैं, कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल। और एक प्रॉपर्टी आपको पता ही होगी, जब भी आपका अगर किसी भी अलील में एक भी डोमिनेंट आ जाता है तो इट मींस कि जो एक्सप्रेशन है वो कौन शो करेगा, डोमिनेंट वाला अपना एक्सप्रेशन शो करेगा। जिसकी वजह से यहाँ पे जितने ही प्लांट मिलेंगे ना आपको, यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हो ऑल वॉयलेट, जो भी हैं सारे के सारे वॉयलेट है, यानी 100% वॉयलेट है, ठीक है। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, जीनोटाइप पता कर सकते हैं कि कौन सा है कैपिटल डब्ल्यू वाला है, ठीक है भाई। अब मान लो केस 2 की बात करते हैं। अब केस 2 है, मान लो हमें पता करना है कि हेट्रोजाइगस है क्या। तो हेट्रोजाइगस का पता करने के लिए सेम इस बार क्रॉस करवाएंगे हेट्रोजाइगस के साथ, यानी कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू क्रॉस करवाओ इसका स्मॉल डब्ल्यू के साथ, ठीक है। तो सेम यहां से गैमेट मिलेगा आपको, एक तो कैपिटल डब्ल्यू मिल सकता है, एक स्मॉल डब्ल्यू मिल सकता है, लेकिन यहां से आपको गैमेट कौन सा मिलेगा, स्मॉल डब्ल्यू वाला मिलेगा। सेम यहां रखो कैपिटल डब्ल्यू, यहां रखो स्मॉल डब्ल्यू, परनेट स्क्वायर बनाओ, यहां रखो स्मॉल डब्ल्यू, यहाँ पे स्मॉल डब्ल्यू, ठीक है। बनाओगे आप तो क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा कैपिटल डब्ल्यू, यहाँ स्मॉल डब्ल्यू, यहाँ पे स्मॉल डब्ल्यू देन कैपिटल स्मॉल, फिर आपका स्मॉल। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि इसमें दो ऐसे केस बन रहे हैं जहां पर आपको कैपिटल मिल रहा है। यानी अगर आप रेशो देखोगे, मान लो आपसे पूछा फिनोटिपिक रेशो बताओ भाई, फिनोटिपिक रेशो इसका क्या है। और फिनोटिपिक रेशो क्या होता है, जो आप फिजिकल अपीयरेंस होता है ना, जो देख के बता सकते हो। तो देख के आपको पता चल जाएगा कि जिसके अंदर भी कैपिटल डब्ल्यू वाला होगा ना, वो आपका कैसा बनेगा, वो वॉयलेट कलर देगा। यानी यहाँ पर वॉयलेट कलर कितने हैं, यहाँ पर वॉयलेट आपका 1 है, ठीक है, वॉयलेट 1 है। और यहाँ देखो स्मॉल डब्ल्यू वाला मतलब
कहीं ना कहीं ये आपका व्हाइट कलर दे रहा है, ठीक है, तो ये आपका 1, यानी फिनोटिपिक रेशो कितना गया 1:1। वहीं अगर बात करो जीनोटिपिक की, तो जीनोटिपिक मतलब होता है जेनेटिक मेकअप। जीनोटिपिक रेशो देखो तो आपको कैसा मिल रहा है, एक तो मिलेगा कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू और दूसरा स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, ठीक है, यही मिल रहा है ना आपको, दो दो, इसके दो दो मिल रहे हैं, तो कट जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, तो एट द एंड में आपको 1:1 ही मिलेगा। याद रखना आपको जीनोटिपिक रेशियो बराबर फिनोटिपिक रेशियो मिलता है देखने के लिए, कहां पर, टेस्ट क्रॉस में, और वो कितना होता है 1:1। ये चीज होती है आपकी, इस क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से आपको करके देना है, ठीक है, ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत है नहीं। ओके, समझ में आया, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे इसलिए बता रहा हूं, पीवाईक्यू से। देन बात कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन कहना ही चाह रहा है why are F2 phenotypic and genotypic ratio same in cross between red flower snapdragon and white flower snapdragon plant, explain with the help of diagram, with the help of cross। अब ये भी क्या है, ये कहना ही चाह रहा है कि F2 जनरेशन के अंदर हमें रेड फ्लावर स्नैपड्रैगन के बीच में और व्हाइट फ्लावर स्नैपड्रैगन के बीच में जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो सेम क्यों देखने को मिल रहा है, तो ये भी आपका कौन सा है, ये मेंडेलियन डेविएशन एंड इनहेरिटेंस है जो शो करता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये आपने पढ़ रखा होगा, जनरली इसमें रेशियो 1:2:1 आता है। अब क्रॉस क्या करवाना है, आपको रेड फ्लावर लेना है, तो मान लो यहां पर आपका रेड फ्लावर है और उसको क्रॉस करवाएंगे किसके साथ, व्हाइट के साथ, व्हाइट फ्लावर के साथ आपने क्रॉस करवाया, क्या लेंगे यहाँ पे जीनोटाइप, यहाँ जीनोटाइप लेंगे यहाँ पर कैपिटल आर, यहाँ लेंगे स्मॉल आर। आपको पता है गैमेट बनाने जाओगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको एक कैपिटल आर, यहाँ पे गैमेट बनाओगे तो यहाँ मिलेगा आपको स्मॉल आर, ठीक है, तो ये है आपका गैमेट। जब इन दोनों का आपस में आप क्रॉस करवाओगे तो आपको देखने को मिलेगा कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। अब मेंडल साहब कहते थे कि अगर आपने किसी भी एक डोमिनेंट को एक रिसेसिव के साथ रिएक्ट करवाया, मतलब क्रॉस करवाया, तो आपको क्या मिलने वाला है, जहां पर भी अगर आपको डोमिनेंट मिलेगा ना, जहां पर भी अगर एक भी डोमिनेंट आ गया तो वहां पर आपको डोमिनेंट ही अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस करता हुआ नजर आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, इस केस में हमको देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो भी चीज बनी, जो भी ऑर्गेनिज्म बना F1 जनरेशन में, वो कैसा था, पिंक था। ये रेड फ्लावर था, ये व्हाइट फ्लावर था, लेकिन जो आपका F1 जनरेशन में आया, F1 जनरेशन जो आया वो कैसा था, पिंक था, ठीक है। तो अब इसका हमने जब सेल्फिंग करवाई, भले इसकी सेल्फिंग हमने करवाई जब पिंक फ्लावर की, तो क्या मिलेगा रिजल्ट आपको, देखो कुछ देखो, इसका अगर मैं गैमेट बनाता हूं तो ये गैमेट कैसे बनाएगा, या तो क्रॉस करके दिखाते हैं, देखो कैपिटल आर, इसको क्रॉस करवाएंगे कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ, गैमेट बनाने जाओगे तो मिलेगा, एक तो आर मिल सकता है, एक स्मॉल आर मिलेगा, फिर इसको लेके जाओगे तो एक कैपिटल आर मिलेगा और एक स्मॉल आर मिलेगा। अब आप सबसे बढ़िया क्या करो, पनेट स्क्वायर बनाओ, पहले तो पनेट स्क्वायर बनाओ, और पनेट स्क्वायर में क्या करेंगे अपन, पनेट स्क्वायर में मान लो ये फीमेल वाला ड्रैगन फ्लावर है स्नैपड्रैगन और एक मेल वाला, तो इधर रख लेंगे अपन, इस तरफ रखेंगे कैपिटल आर, इस तरफ स्मॉल आर, इस तरफ कैपिटल आर और इस तरफ स्मॉल आर, क्रॉस करवा लो आर आर, यानी कैपिटल आर, फिर आर और स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर आर और स्मॉल आर, अगेन स्मॉल आर स्मॉल आर। तो इस केस में आप क्या देखोगे, इस केस में आपको जो मतलब F2 जनरेशन, ये क्या है आपका F2 जनरेशन है, ये आपका F2 जनरेशन है। इस जनरेशन में हमें ये देखने को मिलता है कि जो पेरेंट्स का जीनोटाइप था, यानी आर आर और स्मॉल आर, वो रिपीट होता हुआ दिख रहा है। देखो यहाँ पर जो है, तो ये कैसा फ्लावर है, ये आपको रेड मिलेगा और ये आपको व्हाइट मिलेगा, ठीक है। बाकी बीच के तो ये पिंक है और ये भी पिंक है, क्लियर। तो अगर आप इसका फिनोटाइप निकालने जाओगे, फिनोटाइप का पता है, मैंने अभी आपको बता ही दिया कि आपका फिजिकल अपीयरेंस होता है, तो फिजिकल अपीयरेंस अगर गौर से देखोगे तो फिनोटाइपिक रेशियो आपका कुछ ऐसा आ जाएगा कि एक कैसा है, एक आपका रेड है, देन दो आपके पिंक है एंड एक आपका व्हाइट है। रेशियो निकालने बैठोगे तो 1:2:1 आ गया, ये आपका फिनोटाइपिक रेशियो है। वहीं अगर जीनोटाइपिक रेशियो निकालने जाएंगे तो जीनोटाइपिक में देखो, एक आपका कैपिटल आर है, दो आपके कैपिटल आर स्मॉल आर है और एक आपका स्मॉल आर है। इसे निकालने जाओगे रेशियो तो 1:2:1। देखो
अब कब याद रखना, एक तो टेस्ट क्रॉस में आपका फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो सेम आता है, और एक आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस में फिनोटिपिक रेशियो इक्वल होता है जीनोटिपिक रेशियो के। ये चीज याद रखना, जो कि आपको क्या देखने मिलेगा, 1:2:1। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको चाहे तो आप दोबारा से अगर समझ में आया ना तो दोबारा पीछे करके देख लेना। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्रॉस की तरफ। तो चलिए बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है अनदर क्रॉस। क्या कह रहा है, अ पी प्लांट विद पर्पल फ्लावर was crossed with a white flower producing 50 plant with only purple flowers. On selfing, these plant produce 482 plant with purple flower and 162 with white flower. What genetic mechanism account for these result? Explain. देखो सिंपल सी बात इतनी कह रहा है कि हमने एक क्रॉस करवाया पी प्लांट का, ठीक है, पी प्लांट का क्रॉस करवाया है विद पर्पल फ्लावर वॉज क्रॉस विद व्हाइट, यानी पर्पल को व्हाइट के साथ क्रॉस करवाया, और F1 जनरेशन में हमें टोटल कितने मिले, 50 प्लांट मिले, वो भी कैसे, पर्पल फ्लावर, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, कहीं ना कहीं ये बात ऐसी हो रही है कि जो पर्पल है वो डोमिनेंट है, ठीक है। डोमिनेंट ने जब F1 में अपने आप अपने कैरेक्टर एक्सप्रेस करे, तो आपको पता है ये F1 जनरेशन में सारे के सारे डोमिनेंट ही एक्सप्रेस कर रहा होता है, तो वो तो क्लियर है। फिर कह रहा है जब हमने सेल्फिंग करवाई F1 वाले की, तो F2 के अंदर क्या मिला हमें, 482 आपको पर्पल फ्लावर मिले, और 162 आपको क्या मिले हैं, व्हाइट फ्लावर मिले। सिंपल है, समझ में आ गया होगा। तो इसका रीजन पूछ रहा है ऐसा क्यों हुआ, व्हाट जेनेटिक मैकेनिज्म अकाउंट फॉर दिस रिजल्ट, एक्सप्लेन। तो सबसे पहले तो भाई आपको क्रॉस करके दिखाना पड़ेगा। तो इसका क्रॉस जब करोगे तो क्या है भाई, आपके पास पर्पल फ्लावर है, पर्पल फ्लावर क्रॉस किया जा रहा है किसके साथ, व्हाइट के साथ, व्हाइट फ्लावर के साथ। तो सपोज कर लो मैं पर्पल के लिए कह रहा हूँ कैपिटल पी, और इसके लिए कह रहा हूँ स्मॉल पी। क्रॉस करवाओगे, यहाँ से आपको मिलेगा गैमिट, एक मिलेगा कैपिटल पी, यहाँ से कराओगे तो मिलेगा आपको स्मॉल पी। इनका क्रॉस करवाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कैपिटल पी स्मॉल पी। अकॉर्डिंग टू मेंडल, अगर एक भी कैपिटल आ जाता है अलील ट्रेट, तो वो क्या कहलाता है, आपका डोमिनेंट होता है, यानी ये आपका आ गया F1 जनरेशन। ये आपका F1 जनरेशन है, ये आपके गैमीट है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो मैंने इसी चीज का क्या करवा दिया, इसी चीज की सेल्फिंग करवा दी मैंने, ये हो गई सेल्फिंग। सेल्फिंग क्या करते हैं, ऐसे ही और एक और प्लांट होगा, फीमेल प्लांट कर लिया, और हमने क्या कराया, क्रॉस करवाया। अब इसी का हमने अगर गैमिट बनाएंगे तो गैमिट क्या मिलेंगे आपको, एक मिलेगा कैपिटल पी, एक मिलेगा स्मॉल पी, और ऐसे ही दो गैमिट और होंगे। तो देखो इसको क्या कर लेते हैं, पनेट स्क्वायर में ले जाते हैं, यहाँ बना लेते हैं पनेट स्क्वायर। मान लो पनेट स्क्वायर कुछ ऐसा बना, यहां रखा हमने कैपिटल पी, यहाँ रखा स्मॉल पी, सिमिलरली यहाँ रखा कैपिटल पी, यहाँ रखा स्मॉल पी सेल्फिंग के लिए। तो क्या मिलेगा, एक मिलेगा कैपिटल पी, एक मिलेगा कैपिटल पी स्मॉल पी, एक मिलेगा स्मॉल पी, मतलब वही कैपिटल पी और स्मॉल पी, फिर एक मिल जाएगा आपको स्मॉल पी। क्लियर है भाई, ये रिजल्ट मिलने वाला है, यहाँ पे कैपिटल पी है, ये रिजल्ट मिलने वाला है। तो अगर मैं आपसे पूछूं बेटा फिनोटिपिक रेशियो जीनोटिपिक रेशियो बताओ क्या है, वैसे ये आपका F2 जनरेशन है, तो इसमें आप गौर से देखोगे तो आपको ये मिल रहा है कैपिटल पी, ये कैपिटल पी है, ये आपका कैपिटल पी स्मॉल पी है, ये कैपिटल पी स्मॉल पी है, यानी किसी एक में भी अगर कैपिटल आ गया इट मींस कि वो डोमिनेंट है। तो फिनोटिपिक रेशियो कैसा आएगा, फिनोटिपिक रेशियो आएगा 3:1। 3 कैसे है, ये 3 आपके पर्पल है, ठीक है, और ये 1 कैसा है आपका व्हाइट है। और यही रीजन है कि आपका F2 जनरेशन के अंदर 482 आपको पर्पल फ्लावर देखने को मिल रहे हैं, और 1 आपको क्या मिल रहा है, व्हाइट फ्लावर। रीजन क्या लिखोगे, तो रीजन लिखोगे इट इज ड्यू टू लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो इसका सिंपल सा आंसर आप लिख सकते हो, ड्यू टू लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, गैमीट सेपरेट या separated during गैमेटोजेनेसिस। ठीक है बच्चों,
तो ये आपका जेनेटिक मैकेनिज्म है जिसकी वजह से ये चीज आपको देखने को मिल रही है। होप सो कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब ऐसे ही क्रॉस आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे, तो कर लेना। अब बात कर लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? कह रहा है हाउ आर डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको वीडियो तो बनाई नहीं, मैंने जो वीडियो बनाया था ना आपका वो इंपॉर्टेंट टॉपिक वाला, उसमें बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ऐसा डिफरेंस पूछा जाएगा। तो डायरेक्टली आपको इस तरीके से लिखना है। कैसे? पहले आपको डोमिनेंस समझाना है। डोमिनेंस क्या है? इट इज अ फिनोमेना इन विच व्हेन टू कॉन्ट्रास्टिंग अलील आर प्रेजेंट टुगेदर ओनली वन एक्सप्रेस इटसेल्फ एंड इज कॉल्ड डोमिनेंट। यानी जब मतलब एक अलील के अंदर दो ट्रेट एक साथ प्रेजेंट है ना, तो उनमें से कोई एक ही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा इन F1 जनरेशन, एंड उसको अपन कहेंगे डोमिनेंट। बाकी जो नहीं कर पाएगा, वेयर इज द अदर विच डज नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ, उसे अपन कहेंगे रिसेसिव। ओके, तो फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे हमने लिया कैपिटल टी और यहाँ पे लिया स्मॉल टी। इनमें से गैमेट बनेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी। जब ये आपस में क्रॉस करेंगे तो आपको मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ पर आपके दो ट्रेट है, लेकिन एक्सप्रेस कौन कर रहा है अपने आप को? ये कैपिटल वाला बड़ा वाला, तो वो कहलाएगा आपका डोमिनेंट। ठीक है, अब इसकी वजह से जितने भी प्लांट होंगे वो टॉल बनेंगे सारे। फिर अगर इसी का क्रॉस करवा देंगे तो आपको पता है रिजल्ट क्या आएगा, है ना? तो इसकी बात नहीं करते। देन कोडोमिनेंस की बात करो तो कोडोमिनेंस क्या है? इट इज द फिनोमिनन इन विच व्हेन टू कॉन्ट्रास्टिंग अलील आर प्रेजेंट टुगेदर बोथ ऑफ अलील्स एक्सप्रेस देमसेल्फ। सिंपल सी बात ये है कि जब कोडोमिनेंस की बात करते हैं इसमें है ना, अगर किसी ट्रेट के अंदर, किसी अलील के अंदर दो ट्रेट है, किसी अलील के अंदर दो ट्रेट हैं, तो दोनों के दोनों अपने आप के कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेंगे और यही आपका कहलाता है कोडोमिनेंस। फॉर एग्जांपल इसका एग्जांपल आ जाता है एबीओ ब्लड ग्रुप। एबीओ ब्लड ग्रुप कैसे? देखो अगर यहाँ पर कैपिटल ए और स्मॉल आई है, सॉरी यहाँ पर अगर आपका कैपिटल आई के ऊपर ए एंड स्मॉल आई है तो ब्लड ग्रुप कैसा मिलेगा? आपको ए मिलेगा। वहीं आपका ये वाला केस होगा तब भी आपको ब्लड ग्रुप ए मिलेगा। लेकिन अगर कैपिटल आई के ऊपर बी एंड स्मॉल आई है तो आपको ब्लड ग्रुप मिलेगा बी। वहीं अगर कैपिटल आई के ऊपर भी बी है और कैपिटल आई के ऊपर दोबारा बी है तो आपको ब्लड ग्रुप बी मिलेगा। और वही बात करें अगर स्मॉल आई है तो आपको ब्लड ग्रुप कैसा मिलेगा? ओ। लेकिन अगर कैपिटल आई के ऊपर ए है और कैपिटल आई के ऊपर बी है तो आपको ब्लड ग्रुप कैसा मिलेगा? ए बी ब्लड ग्रुप मिलेगा। ठीक है भाई, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट ये कर रहा है कि आपका ये कोडोमिनेंस है, यानी एक ही एलील के अंदर दो ट्रेट थे जिसकी वजह से दोनों ने एक्सप्रेस करा तो ब्लड ग्रुप आपको दोनों का मिक्स मिला। तो इसके अंदर एग्जांपल याद रखना, एबीओ ब्लड ग्रुप होता है जिसमें 6 फिनोटाइप बनते हैं, 6 फिनोटाइप बनते हैं और 6 मतलब 3 जीनोटाइप होते हैं। जीनोटाइप तो 3 ही होंगे ना, तो इस हिसाब से आपको याद रखना है। जीनोटाइप याद रखना, जीनोटाइप अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो ये है, एक जीनोटाइप है ये कैपिटल आई ए, दूसरा है कैपिटल आई बी और तीसरा ये 3 आपके जीनोटाइप है और ये जो 6 लिखे ना ये आपके फिनोटाइप है। देन बात कर लेते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस की। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है? इट इज अ फिनोमिनन इन विच व्हेन टू कॉन्ट्रास्टिंग अलील आर प्रेजेंट टुगेदर neither of the allele is dominant over the other and the phenotype formed is intermediate of the two allele। यानी ये सबसे अलग है। इस वाले में कोई एक अलील अपने आप को मतलब कोई एक ट्रेट अलील के अंदर अपने आप को डोमिनेट कर रहा था, एक्सप्रेस कर रहा था। इस वाले केस में दोनों ही कर रहे थे अपने आप को एक्सप्रेस। इस वाले में दोनों में से कोई सा भी एक्सप्रेस नहीं करेगा। ठीक है, उन दोनों का कुछ मिक्सअप आएगा। ठीक है, ये और ये दोनों ट्रेट हैं, दोनों साथ में आए और इनसे कुछ नया देखने को मिलेगा आपको, दैट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ओके, इसका केस अपन ने पढ़ लिया था अभी, क्रॉस ऑफ स्नैपड्रैगन विद एंटी राइनामेजस, थोड़ी देर पहले मैंने क्रॉस करके दिखाया था, वही है इसका। ठीक है, ये और ये दोनों आपके कैसे हैं? मेंडल के जो वेरिएशन था, मेंडल के इनहेरिटेंस का वेरिएशन था, डेविएशन बोलते हैं जिसको। ठीक है, जो फॉलो नहीं करता था मेंडल के लॉ को। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, मैं साइड हो रहा हूं, एक बार आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में प्रैक्टिस कर लेना। तो चलिए बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्या कह रहा है? ये भी एक टाइप का क्रॉस है और ऐसे क्रॉस आपको देखने को मिल सकते हैं, प्रीवियस ईयर है ना, हाँ इसीलिए ब्लड बेसिस पर है, मतलब ब्लड रिलेशन के ऊपर आपको क्रॉस निकालना आता है। क्या कह रहा है? इन अ फैमिली ईच ऑफ द 4 चिल्ड्रन हैज अ डिफरेंट ब्लड ग्रुप। यानी एक फैमिली के अंदर बच्चे हुए, ठीक है, और सबका ब्लड ग्रुप अलग अलग था। देयर मदर इज ग्रुप ए, उसकी माँ जो है फैमिली के अंदर जो मदर है उसका ब्लड ग्रुप है ए, एंड फादर इज ग्रुप बी, फादर के पास ब्लड ग्रुप कैसा है? बी है। एक्सप्लेन दिस पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस विद द हेल्प ऑफ अ क्रॉस अलोंग विद अ गैमेटोफाइट। अब देखो भाई सिंपल है,
इस टाइप के क्रॉस करने के लिए सबसे पहला आपके पास क्या कह रहा है, मदर जो है, मदर का ब्लड ग्रुप कैसा है, मदर का ब्लड ग्रुप है ए एंड फादर का ब्लड ग्रुप है बी। तो ए कब हो सकता है, ए होने के चांसेस मैंने आपको बताया था कैपिटल ए स्मॉल आई, तो आपका ब्लड ग्रुप ए होगा, कैपिटल ए तो आपका ब्लड ग्रुप ए होगा। फादर के केस में, इस केस में एक तो आपका ब्लड ग्रुप बी आ सकता है और एक ब्लड ग्रुप आपका होमोजाइगस के केस में आएगा। लेकिन उसने क्या कहा, वो ये कह रहा है, आप बताओ आपको ये वाला लेके चलोगे या ये वाला लेके चलोगे, या फादर के केस में ये लोगे या ये लोगे, आपको ये समझना पड़ेगा। कैसे समझोगे, वो साफ साफ लिख रहा है पर डायरेक्ट, 4 चिल्ड्रन हैज अ डिफरेंट ब्लड ग्रुप, सबके पास डिफरेंट है। अगर मैं ये लेके चलूंगा ना तो आप खुद सोचो आगे जाके आपको सिर्फ ए ही मिल सकता है, और अगर मैं फादर के लिए भी ये लेके चलूंगा ना तो आगे आपको एक तो ब्लड ग्रुप ए वाला मिलेगा और एक ब्लड ग्रुप बी वाला मिलेगा एंड एट द एंड आपको ए भी मिलेगा, लेकिन ओ ब्लड ग्रुप नहीं मिलेगा। ओ ब्लड ग्रुप या तो आप इसको क्रॉस करवाओगे इससे, तब आ सकता है, लेकिन फिर भी प्रॉपर नहीं मिलेगा। यानी कहीं ना कहीं अगर आप इसको मान के चलते हो तो ये चीज गलत है, ये नहीं लोगे आप। जाहिर सी बात है यहाँ पर अपन हेट्रोगैमेट लेके चलेंगे, ठीक है। तो मान लो अगर फीमेल के पास, फीमेल का लिया हमने कैपिटल ए स्मॉल आई और उसको क्रॉस करवाया हमने कैपिटल बी और स्मॉल आई के साथ, तो गैमेट क्या क्या बन सकते हैं, एक बनेगा कैपिटल ए और स्मॉल आई, यहाँ मिलेगा आपको कैपिटल बी एंड स्मॉल आई। अब इसके अगर मैं क्रॉस करवाऊं तो जाहिर सी बात है पनेट स्क्वायर बनाते पहले, पनेट स्क्वायर बनाओ, यहाँ आएगा आपका कैपिटल ए स्मॉल आई कैपिटल बी स्मॉल आई। तो ये केस बनेगा। अब अगर ये वाला इसके साथ रिएक्ट करेगा, मतलब जाएगा, तो क्या आएगा, कैपिटल ए और आई के ऊपर कैपिटल बी, ये आ गया। देन अगर इसके साथ ये रिएक्ट करेगा तो कैपिटल ए स्मॉल आई बनेगा। देन ये इसके साथ करेगा तो कैपिटल ए स्मॉल आई, सॉरी यहाँ पे कुछ गलत हो गया। अगर ये चीज इसके साथ रिएक्ट करेगी तो आपको यहाँ मिलेगा कैपिटल बी एंड स्मॉल आई। फिर वहीं अगर आपका ये चीज इसके साथ रिएक्ट करेगी तो मिलेगा आपको कैपिटल ए स्मॉल आई एंड स्मॉल आई स्मॉल आई। तो आप खुद देखो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, 4 बच्चे की पॉसिबिलिटी है, यानी हर टाइम ये पॉसिबिलिटी रहेगी, और ये F2 जनरेशन है। और आप देखो गौर से यहाँ पे आपको कौन कौन से ब्लड ग्रुप मिल रहे हैं, एक तो मिलेगा ए बी, एक मिलेगा आपको ब्लड ग्रुप बी, एक मिलेगा आपको ब्लड ग्रुप ए और एक मिलेगा आपको ब्लड ग्रुप ओ। तो चारों बच्चे के डिफरेंट डिफरेंट आपके ब्लड ग्रुप आ गए और ये इसी तरीके से आएंगे, ठीक है। अगर आप इससे क्रॉस करवाते तो ये पॉसिबल नहीं होता, है ना। ध्यान बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है 6 क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन इन इंसेक्ट लाइक ड्रोसोफिला एंड ग्रासहॉपर। यानी ड्रोसोफिला और ग्रासहॉपर के अंदर किस टाइप से सेक्स का डिटरमिनेशन होता है। तो देखो सबसे पहले इन ग्रासहॉपर द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन इज द एक्सओ टाइप। ये कैसा होता है, एक्सओ टाइप होता है, यानी एक तो एक्स क्रोमोसोम होगा और एक क्रोमोसोम होता ही नहीं है, ठीक है। इन फीमेल द एग बेयर अ पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम अलोंग विद द ऑटोसोम। On the other hand, there are 2 types of sperm formed in males, one having X chromosome and other having no chromosome। ठीक है भाई, यानी जो सेक्स डिटरमिनेशन होता है चाहे ड्रोसोफिला में या फिर ग्रासहॉपर में, वो कौन डिसाइड करता है, वो डिसाइड करता है मेल। मेल कैसा होता है, इसमें हेट्रोगैमेट होता है, ठीक है, क्योंकि इसी के अंदर आपको एक्सो टाइप मिल रहा है, एक के पास एक्स है और एक के पास कुछ नहीं है, ठीक है। तो यही डिसाइड करता है कि भाई आपका मेल बनना है या फीमेल बनना है, तो ये याद रखना। फिर फोर्थ लास्ट क्वेश्चन आपका, मतलब लास्ट नहीं, 7th क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, a non hemophilic couple was informed by their doctor that there is possibilities of a hemophilic child be born to them। Explain the basis on which the doctor conveyed this information। Give the genotypes and the phenotypes of all the possible children who could be born to them। सबसे पहले कह रहा है स्टोरी है, यानी एक फैमिली थी जिसके अंदर डॉक्टर ने ये बताया कि भाई आपको तो हीमोफिलिक नहीं, मतलब आपको हीमोफिलिया नहीं है, लेकिन जो आपके बच्चे हैं
उनको हीमोफीलिया हो सकता है। पूछा जा रहा है कि किस बेसिस पे डॉक्टर ने ये बात बोली, तो सिंपल सी बात है, वो मैंने लिखा नहीं है, वो आप समझ सकते हो। ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस ऑफ पेडिग्री, जब इन्होंने फैमिली का पेडिग्री चार्ट पढ़ा तो उनको समझ में आया कि हाँ जो बच्चे होने वाले हैं उनको हीमोफीलिया हो सकता है। ठीक है, अब रिजल्ट आपके सामने पूछा कि रिजल्ट बताओ क्या क्या रिजल्ट है। तो देखो ये कह रहा है फादर तो नॉर्मल होगा, आपको पता है हीमोफीलिया मदर कैरियर होती है उसके अंदर और फादर नॉर्मल होता है, तो फादर नॉर्मल होता है इस केस में एंड मदर कैसे कैरियर है, ठीक है, हीमोफीलिया की। तो जब XY है फादर के पास और मदर के पास XX और H है हीमोफीलिया का क्रोमोसोम है, तो यहाँ से क्या जाएगा X जाएगा और यहाँ से आएगा Y। वहीं अगर बात करें मदर की तो मदर से जाएगा X और एक ऐसा क्रोमोसोम जो कि आपका हीमोफिलिक है। अब इसका पनेट स्क्वायर बना के देखोगे तो ये फादर के लिए है और इसके ऊपर देखोगे तो मदर के लिए है। यहाँ से ये X और ये X मिलेगा तो नॉर्मल, ये जो ये फीमेल ये नॉर्मल होगी। यहाँ से अगर X जो कैरियर वाला क्रोमोसोम है और नॉर्मल X जो फादर से है, तो यहाँ पर जो बच्चा होगा जो फीमेल होगी वो कैसी होगी, ये कैरियर होगी। ठीक है, यानी ये बीमार तो नहीं होगी लेकिन ये बीमारी पैदा कर सकती है आने वाली जनरेशन में। देन अगर ये X और ये Y मिलेगा तो जो मेल होगा लड़का होगा वो नॉर्मल होगा, लेकिन अगर ये वाला केस देखें ये X कैरियर वाला और ये वाला आपका जो Y है, तो इस केस में ये आपका डिजीज है। ठीक है, इस केस में जो सन है जो बच्चा है वो कैसा होगा, हीमोफिलिक होगा। यानी अगर रेशो देखा जाए तो यहाँ पर 3:1 रेशो बन रहा है, 3:1, जिसमें से 3 तो नॉर्मल होंगे, 3 नॉर्मल बच्चे पैदा होंगे और एक जो है वो कैसा होगा, डिसीज होगा। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्रॉस है, मैं साइड हो रहा हूं, इस चीज की स्क्रीनशॉट ले लो आप। तो चलिए बच्चों अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 जो क्या कह रहा है, व्हाट इज डाउन सिंड्रोम, यानी डाउन सिंड्रोम क्या होता है, गिव इट सिम्टम एंड कॉज, व्हाई इज इट दैट द चांसेस ऑफ हैविंग अ चाइल्ड विद डाउन सिंड्रोम इंक्रीज इफ द एज ऑफ द मदर एक्सीड 40 ईयर। सिंपल सी बात है भाई, प्रीवियस ईयर में आपका देखो जो डिसऑर्डर, मैंने कहा था ना कि डिसऑर्डर आपको पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे कोई सा भी हो, चाहे आपका क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो या फिर आपका मेंडेलियन डिसऑर्डर हो। अब यहाँ पे आपको आ रखा है कि डाउन सिंड्रोम बताओ, हो सकता है इसकी जगह आपको लाइनफेल्टर सिंड्रोम देखने मिल जाए, टर्नर सिंड्रोम देखने मिल सकता है, ठीक है, या फिर आपसे सिकल सेल अनीमिया के बारे में पूछ सकता है, हीमोफीलिया पूछ सकता है, थैलेसेमिया पूछ सकता है। तो भाई आपको डिजीज सारी पढ़नी है इस चैप्टर की। अब डाउन सिंड्रोम आ रखा है, ठीक है, तो पूछा है कि डाउन सिंड्रोम होता क्या है और इसके क्या सिम्टम होते हैं, क्या कारण होता है, ये 2 सवाल। और तीसरा सवाल ये पूछा गया है कि चांसेस होते हैं जो डाउन सिंड्रोम के वो बढ़ते जाते हैं जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, ठीक है, फीमेल की, यानी 40 ईयर पार करते ही डाउन सिंड्रोम के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसे एक्सप्लेन करना है। देखो आपके सामने आंसर लिखा पड़ा है, कैसे लिखना है, ठीक है, कहीं ना कहीं आपका ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, बोर्ड पे देख के पता चल रहा हो कितना ज्यादा लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो डाउन सिंड्रोम आपको पता है क्या होता है, ये एक टाइप का सिंड्रोम है, जेनेटिक डिसऑर्डर है जो होता है किसकी वजह से, ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम 21, यानी 21 नंबर का जो क्रोमोसोम होता है उस पर हो जाती है ट्राइसोमी। ट्राइसोमी का मतलब होता है कि एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। जनरल सी बात है, आपको पता है कि एक ह्यूमन के अंदर डिप्लॉयड सेल होती है, क्रोमोसोम 2n = 46 होता है, ठीक है। अब ट्राइसोमी का मतलब है जो 21 नंबर का क्रोमोसोम था ना, वहां पर 2n प्लस में 1 हो जाता है और यही चीज हो जाती है आपके 46 + 1, यानी कितने क्रोमोसोम हो गए, 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं, ठीक है भाई। इसी को कहते हैं अपन डाउन सिंड्रोम या ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम। अच्छा ये तो कारण था, ये भी आप लिख सकते हो, इसका और रीजन ये भी है ना कि यहाँ पर आपको देखने को मिलता है एनिप्लॉइडी हो रहा है, एनिप्लॉइडी बता दिया मैंने आपको, 21 क्रोमोसोम का क्या हो रहा है, एड ऑन हो रहा है वहां पर। सिम्टम क्या है, सिम्टम देखो, सिम्टम पहला मेंटल रिटार्डेशन, जो बच्चा पैदा होगा वो मेंटली रिटार्ड होगा, इतने सोचने समझने की शक्ति कम होती है उनकी। देन ग्रोथ एबनॉर्मलिटी देखने को मिलती है, उनके अंदर ग्रोथ थोड़ी सी ना डिसबैलेंस होता है, एक नॉर्मल बच्चे के कंपैरिजन में उनके अंदर जो ग्रोथ होता है वो एबनॉर्मल होता है। देन माउथ ऑलवेज ओपन, ठीक है, ओपन माउथ आप बोल सकते हो 24 आवर्स हमेशा माउथ ओपन रहेगा। देन ड्वार्फनेस होती है भाई, छोटा होता है, बौना होता है। पाम क्रीज आ जाते हैं, यानी जो आपका ये हथेली है यहाँ पे बहुत सारी लाइंस देखने को मिलती है। अच्छा फरो टंग होती है, फरो टंग मतलब बहुत मोटी टंग होती है, जो ये ओपन माउथ लिखा है ना, ओपन माउथ क्यों होता है, क्योंकि इसकी टंग जो है ना इस माउथ के अंदर फिट नहीं होती, तो थोड़ी सी बड़ी रहती है, वो बाहर आ रही होती है हमेशा। देन आप बता सकते हो जो ये बैक होता है ना, हेड
हेड का बैक हिस्सा फ्लैट होता है, ठीक है, चपटा होता है। मैंने यहाँ पे 5 लिखे हैं, आप और भी लिख सकते हो, एनसीईआरटी ने मेंशन कर रखा है। देन कॉज क्या है इसका, तो कॉज है ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन, ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, यानी जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं ना, वो ढंग से सेपरेट नहीं हो पाते हैं, ठीक है, कब, आपके ड्यूरिंग मियोटिक डिवीजन इन ओवम, यानी जब ओवम के अंदर मियोटिक डिवीजन हो रहा होता है तो 21 नंबर यानी 21st क्रोमोसोम जो होता है उसके अंदर ढंग से सेपरेशन नहीं हो पाता है, और दैट्स व्हाई कि आपको ट्राइसोमी देखने को मिलती है, ठीक है। अब लास्ट में जो सवाल पूछा था कि 40 ईयर क्रॉस करते ही डाउन सिंड्रोम के चांसेस बढ़ के जाते हैं, तो ये लाइन आपको याद होनी चाहिए। देखो क्या लिखा है, डाउन सिंड्रोम इंक्रीज विद द एज ऑफ मदर, यानी 40 प्लस पार करते ही इंक्रीज हो जाता है। इसका रीजन क्या है, बिकॉज ओवा आर प्रेजेंट इन फीमेल्स सिंस देयर बर्थ एंड देयरफॉर ओल्डर सेल्स आर मोर प्रोन टू क्रोमोसोमल नॉन डिसजंक्शन बिकॉज of various physiochemical exposure during the mother's lifetime। कहना ये चाह रहा है कि आपको पता ही है कि जो ओवा होता है, ओवा या एग फीमेल के अंदर बर्थ से पहले ही होता है, ठीक है। अगर आपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ा है तो आपको पता होगा कि वहां पे मैंने बताया था कि फीमेल के केस में जो एग होता है वो पहले से ही, बच्चा जब पैदा नहीं होता ना फीमेल, उससे पहले से उसके अंदर होता है, बॉडी के अंदर होता है, और इसीलिए बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि पुरानी सेल्स के अंदर डिसजंक्शन यानी नॉन डिसजंक्शन हो जाएगा, यानी ढंग से सेपरेशन होने में दिक्कत होगी, और यही कारण होता है जिसकी वजह से ट्राइसोमी होने के चांसेस होते हैं, या फिर आप कह सकते हो डाउन सिंड्रोम होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क लगाना है, इसकी प्रैक्टिस कर लेना, प्रीवियस में आ रखा है इसीलिए आपके सामने। देन अगला सवाल, इस टाइप के सवाल भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ये देखो क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं, 3 सवाल हैं, 5 मार्क्स का, ये स्टार मार्क लगाओगे क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन है ये, ठीक है, कई बार आ रखा है। पूछ ये रहा है, हाउ डज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर डिफर फ्रॉम अ मेंडेलियन डिसऑर्डर। बहुत फेमस सवाल है कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर मेंडेलियन डिसऑर्डर से किस तरीके से अलग है, तो मैंने 3 पॉइंट लिख के दिखा दिया। देन नेम एनी 2 क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्रोमोसोमल एब्रेशन, यानी आप उन 2 बीमारियों के नाम बताओ या किसी भी एक का नाम बता दो जिसके अंदर क्रोमोसोम का अब्रेशन यानी क्रोमोसोम टूट जाता है और उसकी वजह से बीमारी होती है, ठीक है, यानी क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में डिफेक्ट आने की वजह से जो बीमारी होती है वो पूछ रहा है सेकंड में। एंड थर्ड बोल रहा है, लिस्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डिसऑर्डर मेंशन अबव दैट द हेल्प इन देयर डायग्नोसिस, ठीक है भाई, मतलब सिंपल सी बात है कि उनका कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ और कैसे उसे ठीक कर सकते हैं। अब देखो पहले क्रोमोसोमल डिसऑर्डर देख लो और मेंडेलियन डिसऑर्डर देख लो। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कौन से होते हैं, दिस डिसऑर्डर इज कॉज्ड ड्यू टू एब्सेंस और एक्सेस और एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ 1 और मोर क्रोमोसोम। क्रोमोसोमल है ना, हो सकता है कि क्रोमोसोम कम हो जाए, हो सकता है क्रोमोसोम ज्यादा हो जाए, या हो सकता है क्रोमोसोम का जो अरेंजमेंट है ना उसमें चेंजेस आ जाए, तो इस वजह से आपको क्रोमोसोमल डिसऑर्डर देखने मिलता है। वही बात करें मेंडेलियन डिसऑर्डर की, तो दिस डिसऑर्डर इज मेनली ड्यू टू अल्टरनेशन और म्यूटेशन इन द सिंगल जीन। मेंडेलियन डिसऑर्डर किस लिए होता है, कभी भी अगर है ना अल्टरनेशन या एडिशन या डिलीशन हो जाए एक सिंगल जीन के अंदर तो आपको मेंडेलियन डिसऑर्डर देखने को मिलता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट, दिस डज नॉट फॉलो मेंडल्स प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। जाहिर सी बात है भाई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है तो इस वजह से ये मेंडल के जो रूल्स हैं जो रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो नहीं करता, ये डिसओबे करता है मेंडेलियन प्रिंसिपल एंड इनहेरिटेंस को। जबकि मेंडेलियन डिसऑर्डर है, नाम पे ही लिखा हुआ है तो समझदार हो आप, दिस फॉलो मेंडल्स प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, यानी मेंडल के प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस को फॉलो करता है, मतलब ये वाली बीमारी है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, दिस इज ऑलवेज डोमिनेट इन नेचर। ये कैसा होता है, डोमिनेंट होता है हमेशा नेचर में, क्योंकि जो क्रोमोसोम में होगा वही आगे जाके आपके लाइफ में देखने को मिलेगा, मतलब आपके फिजिकली आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। दिस मे बी रिसेसिव और डोमिनेंट इन नेचर, ये रिसेसिव भी हो सकता है और डोमिनेंट भी हो सकता है आपका मेंडेलियन डिसऑर्डर। तो इस तरीके से अगर आप डिफरेंशिएट करते हो, मान लो 3 मार्क्स में आता तो ये 3 पॉइंट इनफ होते हैं, ठीक है। बाकी अगर और भी लिखने के लिए आता है तो इसमें एग्जांपल लिख देना। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर आपको पता है ये डाउन सिंड्रोम है, लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, ठीक है, टर्नर सिंड्रोम है। मेंडेलियन की बात करें तो मेंडेलियन तो आपको पता ही है, ठीक है भाई। अब बात कर लेते हैं अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि नेम एनी 2 क्रोमोसोमल एब्रेशन एसोसिएटेड डिसऑर्डर। तो सामने भाई डाउन सिंड्रोम एंड लाइनफेल्टर सिंड्रोम। थर्ड में क्या था, उन्हीं के कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ। तो देखो डाउन सिंड्रोम क्या होता है,
दे हैव ओवरऑल मस्कुलाइन डेवलपमेंट, यानी जिसको डाउन सिंड्रोम होगा ना उसके अंदर मस्कुलाइन स्ट्रक्चर तो होगा देखने के लिए, ठीक है, यानी दिखेगा पूरी मेल की तरह ही, बट एक चीज होगी इसके अंदर, बट दे एक्सप्रेस फेमिनिन डेवलपमेंट, यानी उनके अंदर फीमेल कैरेक्टर भी देखने को मिलेंगे, लाइक ब्रेस्ट की डेवलपमेंट, ठीक है, जिसको गायनेकोमास्टिया भी कहते हैं। अच्छा, ये चीज आपने वहां भी पढ़ी होगी, टर्नर सिंड्रोम के अंदर भी देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद बात करें लाइनफेल्टर सिंड्रोम की, तो लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, फीमेल स्टेराइल एज ओवेरियन आर रूडिमेंट्री, जो ओवरीज होती है इसके अंदर रूडिमेंट्री हो जाती है, जिसकी वजह से स्टेराइल हो जाते हैं, ठीक है, यानी बच्चे पैदा करने के लिए इनकेपेबल होते हैं। वहीं दूसरी बात करें, अदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आर ऑल्सो लैकिंग। अच्छा, इसे हम स्टेराइल इसलिए कहते हैं, लाइनफेल्टर सिंड्रोम जिसको होता है ना, उसको हम कहते हैं कि भाई वो स्टेराइल है। उसका रीजन पहला कि रूडिमेंट्री ओवरीज है, दूसरा कि सेकेंडरी सेक्सुअल जो हार्मोन है या कैरेक्टर है उनके अंदर बहुत ज्यादा चीजें गायब हो जाती है, कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो स्टेराइल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये इनके कुछ क्या थे, कैरेक्टरिस्टिक्स थे। तो ये था हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू जो बार बार पेपरों में रिपीट होता हुआ आया है, ठीक है। तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो आप, है ना, और बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे विद मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।